नमस्कार दोस्तों, हेमंत एलपी के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको 2025 में अपनी तैयारी में कैसी रणनीति रखनी है कि आपके लिए 2025 एक सफल वर्ष बनकर आए। देखिए दोस्तों, हर साल बदलता है, लेकिन क्या खुशियाँ हमारे जीवन में आ रही हैं वह महत्वपूर्ण होता है। तो इसलिए तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट हैं वह किस प्रकार से तैयारी करें कि उनके जीवन में, उनके माँ बाप के जीवन में खुशियाँ आए, उसके बारे में छोटी सी वीडियो में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि यह वर्ष आपके लिए बहुत बेहतरीन वर्ष होगा और इस वर्ष में आप जरूर सफल होंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं कि 2025 में कैसे करें तैयारी, आखिर क्या हो रणनीति कि हम जल्दी से जल्दी सफल हो जाएं। देखिए दोस्तों, आप सभी के पास अच्छे नोट्स हैं, आप सभी के पास अच्छे किताब हैं, आप सभी के पास अच्छे बैठकर पढ़ने की व्यवस्था है, चाहे लाइब्रेरी में पढ़ते हो या घर पे पढ़ते हो, कहीं पर भी पढ़ते हो, आपके पास तमाम कोचिंगों की व्यवस्था है, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ते हो चाहे ऑफलाइन पढ़ते हो। लेकिन उसी में से कुछ बच्चे सफल हो जाते हैं तो उसी में से कुछ बच्चे असफल हो जाते हैं। उसका कारण क्या है, उसकी बारीकियों को हम समझेंगे कि कैसे एक कमजोर छात्र सही रणनीति से 2025-26 या आने वाले 1, 2, 3 वर्ष में वह सफल हो सकता है और अपने माता पिता को खुशी दे सकता है कि देखिए मैं सफल हो गया। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। इसकी पहली स्ट्रेटजी या पहली रणनीति जो हमारे अनुसार है, आपको क्या करना है। दोस्तों, 2025 में आपको कौन कौन से एग्जाम देने हैं, यानी आप कह सकते हैं विच एग्जाम है टू बी गिवन इन 2025, यानी 2025 में आपको कौन कौन से एग्जाम देने हैं उसकी एक लिस्ट आप बनाइए और कोशिश करिएगा कि उन्हीं एग्जाम को हम सिलेक्ट करें जिनके सिलेबस बहुत अलग ना हो। जैसे आप एक ऐसा एग्जाम सिलेक्ट करते हैं जिसमें साइंस ही साइंस पूछता है और एक ऐसा सिलेक्ट करते हैं जिसमें केवल आर्ट पूछता है, एसएसटी पूछता है। तो आप कोशिश करिएगा कि अगर आप रेलवे, लेखपाल, पुलिस इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं तो आप सिर्फ वनडे की तैयारी में लगे रहें। और अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप सारे शिक्षक भर्ती की तैयारी में लगे रहें। वो चाहे आपका बीएड से रिलेटेड हो या बीटीसी से रिलेटेड हो, अपने दायरे में जो एग्जाम आता है उसी की शिक्षक भर्ती की तैयारी करिए। शिक्षक भर्ती में भी ढेर सारी वैकेंसियां मिलती हैं, वनडे में भी ढेर सारी वैकेंसियां मिलती हैं, लेकिन हम लोगों की गलती क्या होती है, आज यह फॉर्म आया उसके पीछे भाग रहे हैं और 3 महीने भागने से कुछ नहीं होता है, आज वह फॉर्म आया उसके पीछे भाग रहे हैं। ये काम दोस्तों नहीं करना। आपको 2025 की एक लिस्ट बना लेनी है कि हमें यह एग्जाम देना है या यह वैकेंसी आ सकती है, इस वैकेंसी का एग्जाम देना है। यह आपका पहला काम होगा। पहला काम के बाद दोस्तों दूसरा काम आपका क्या होगा, राइट द सिलेबस ऑफ दैट एग्जाम, यानी उस एग्जाम का सिलेबस लिखिए जिसको आपने सिलेक्ट किया। जैसे मान लीजिए आपने बीपीएससी को सिलेक्ट कर लिया, बीपीएससी के किसी भी एग्जाम, चाहे यूपी पुलिस, यूपीएसआई या शिक्षक भर्ती या किसी भी वनडे एग्जाम को आपने सिलेक्ट किया, तो बताइए आप हवा में पढ़ेंगे तो कभी सिलेक्शन हो पाता है क्या? नहीं। तो आपको काम क्या करना है, पहले उसका सिलेबस लिखना है। और सिलेबस ऐसे नहीं लिखना है हिस्ट्री आएगा, जियोग्राफी आएगा, मैथ आएगा, रीजनिंग आएगा, ये इस तरह से सिलेबस कभी लिखा नहीं जाता है। दोस्तों, सिलेबस लिखना है एक एक टॉपिक। अगर जियोग्राफी है तो उसमें सोलर सिस्टम आएगा, लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड आएगा। तो मतलब इस तरह से आप एक एक सिलेबस लिखेंगे कि सौरमंडल मुझे पढ़ना है, ठीक है, अक्षांश और देशांतर पढ़ना है, ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ना है, ठीक है, वायुमंडल पढ़ना है, ठीक है। इस तरह से जो है आपका सिलेबस होना चाहिए। हिस्ट्री का सिलेबस आप लिख रहे हैं तो ऐसा नहीं लिखना है कि प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक, नहीं। आपको प्राचीन इतिहास में ऐतिहासिक इतिहास, हड़प्पा पढ़ना है, बौद्ध धर्म पढ़ना है, जैन धर्म पढ़ना है। जितना ज्यादा बारीकी से आप सिलेबस लिखेंगे और एक एक टॉपिक आप तैयार करते जाएंगे, उतने जल्दी आपको सफल होने की उम्मीद है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों देखिए जो है रणनीति नंबर 3 हमारी क्या रहेगी कि जो आप सिलेबस लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग आप बैठेंगे पढ़ने और एक एक टॉपिक को पढ़ते जाएंगे, क्लियर करते जाएंगे और जहां पे सिलेबस लिखे हैं वहां पे टिक मारते जाएंगे कि भाई मैंने सौरमंडल पढ़ लिया, सौरमंडल खत्म। अब देखिए पढ़ने का तरीका यही किसी को नहीं आता है कि कैसे पढ़ना है। आपको 2 ही काम करना है, एक अच्छा सा नोट्स बनाना है और उस नोट से पूरे सौरमंडल को पढ़ डालना है, और दूसरा काम क्या करना है, उससे संबंधित एमसीक्यू करने हैं। लेकिन कैसे एमसीक्यू, अध्यायवार एमसीक्यू होना चाहिए और सौरमंडल से आया हुआ जो आपके एग्जाम में, जिस एग्जाम के सिलेबस के अनुसार आप पढ़ रहे हैं, अगर पुलिस का पढ़ रहे हैं तो पुलिस के अनुसार उसका प्रीवियस ईयर सौरमंडल का साल होना चाहिए।
अगर लेखपाल का पढ़ रहे हैं तो लेखपाल के एग्जाम में जितने भी सौर मंडल के क्वेश्चन आए अध्यायवार वह सॉल्व होने चाहिए। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको अपने पढ़ने के तरीके में चेंजिंग लानी है। पढ़ने के तरीके में चेंजिंग कैसे लानी है, आपको वह सिलेबस अपने नोट से अपने बुक से पढ़ना है और उसके PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ज़्यादा 3-5 के चक्कर में नहीं पढ़ना है कि मैं टेक्स्ट बुक से सॉल्व कर लूँ, मैं इससे सॉल्व कर लूँ, उससे सॉल्व कर लूँ। टाइम वेस्ट नहीं, टाइम इज मनी। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके लिए एक एक मिनट महत्वपूर्ण है। अगर आप दिन भर में 2 घंटे सोशल मीडिया पे बिताते हैं तो वह भी महत्वपूर्ण है। हो सकता है 2 घंटे कोई स्टूडेंट ऐसा हो जो सोशल मीडिया पे नहीं बल्कि बुक्स में बिताता हो, तो वो आपसे हमेशा आगे रहेगा। दोस्तों, चौथा काम क्या करना है, दोस्तों मैंने बता दिया कि आपको पहला काम करना है राइट द सिलेबस। ठीक है, आप पहले 2025 के आपको पहला काम करना है 2025 के सारे एग्जाम की लिस्ट तैयार करनी है। दूसरा काम, उसका सिलेबस आपको लिख लेना है। तीसरा काम, जैसे जैसे आप पढ़ रहे हैं उसके सिलेबस को टिक करते हुए जा रहे हैं। चौथा काम आपको क्या करना है, एक बहुत महत्वपूर्ण काम है, यह काम बहुत जरूरी है। आपको एक अच्छा टाइम टेबल बनाना है। ये टाइम टेबल इन विच एवरी सब्जेक्ट इज टच इट, मतलब एक ऐसा टाइम टेबल जिसमें आपको एवरी सब्जेक्ट टच करना है, यानी सारे के सारे सब्जेक्ट को क्या करना है, टच करना है। यानी आप जो भी एग्जाम सेलेक्ट किए हैं उसमें सब्जेक्ट हो कि हिस्ट्री पढ़ना है, जियोग्राफी पढ़ना है, संविधान पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, तो एक ऐसा टाइम टेबल होना चाहिए कि आपका सारा का सारा सब्जेक्ट टच होना चाहिए। अगर आपका सारा का सारा सब्जेक्ट टच हो रहा है तभी आपकी तैयारी सही चल रही है। अगर आप टाइम टेबल नहीं बनाए हैं तो जिस सब्जेक्ट में आपको रुचि नहीं है वह सब्जेक्ट आप बिल्कुल टच भी नहीं करते हैं, छूते भी नहीं। यही काम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चों को नहीं करना है। हम क्या करते हैं, मैथ में रुचि है तो दिन रात मैथ लगा रहे हैं, साइकोलॉजी में रुचि है तो दिन रात साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, बाकी विषय भूल गए हैं। जैसे सीटेट का एग्जाम आया, आप सोचते हैं कि अरे मेरा तो मनोविज्ञान तैयार है, पढ़ा नहीं करते हैं, सारा SST और अन्य विषय पढ़ डालते हैं। मनोविज्ञान में पता लगता है कम नंबर आ गया, संस्कृत में पता लगता है कम विषय आ गया, कम नंबर आ गया। तो इसीलिए एक राइट द ऐसा टाइम टेबल बनाइए कि हर सब्जेक्ट उसमें हो, चाहे वह आपके लिए रुचि वाला हो या ना हो, लेकिन सारे सब्जेक्ट उसमें इसलिए रहने चाहिए क्योंकि परीक्षा में तो रुचि आपकी नहीं देख रहा है। अगर आप पाएंगे नंबर तो आप प्लस में रहेंगे, नंबर नहीं पाएंगे तो अन्य बच्चों से पीछे रहेंगे। तो दोस्तों, मैं इन 5वीं बात यह कहना चाहता हूँ, 5वीं रणनीति जो है कोई रणनीति नहीं, 5वीं बात आपको सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है। 5वीं बात यह है कि कीप हार्ड वर्किंग विथ दीज स्ट्रेटजीज यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस। अगर आप इन रणनीति से धैर्य बनाकर पढ़ते हैं तो आप जरूर से जरूर सफल होंगे। आपको सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन आप लहता बहता, आप बिना टाइम टेबल के, बिना समय के, मैं नहीं कह रहा हूँ टाइम टेबल आप फिक्स टाइम टेबल बनाइए कि 7 से 9 पढ़ूंगा। आप ऐसा बनाइए कि 2 घंटे मुझे फला विषय सोमवार को पढ़ना है, 2 घंटे मुझे फला विषय सोमवार को पढ़ना है, 3 घंटे कोचिंग करनी है। तो 3 2 5 2 7 घंटे आराम से आपका हो जाएगा। कोचिंग करने से थोड़ा सा ये फायदा होता है कि आप ना चाहते हुए भी उस 3 घंटे में कम से कम 150 क्वेश्चन तैयार करते रहते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में बना रहता है मुझे कोचिंग जाना है, मुझे बैठना है और जो पढ़ाएंगे उसको पढ़ना ही है, मजबूरी में पढ़ना है। तो उससे आपके 150 क्वेश्चन डेली आपके जीवन में प्लस होते चले जाते हैं। बाकी आपके पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे में आप 2 घंटे कोचिंग में देते हैं अगर, तो 22 घंटे आपके पास हैं। अगर बहुत बड़े आप पढ़ने वाले हैं तो 22 घंटे में चाहे तो पता नहीं कितना कितना पढ़ा है। 22 घंटे में अगर 12 घंटा भी आप निकाल दें या 7-8 घंटा निकाल दें ढंग का, तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। लेकिन आप या हम, यानी हमारी ह्यूमन नेचर होती है कि हम सोचने लगते हैं कि अरे मैं यहाँ पे पढ़ूंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा। तो थोड़ा सा ये चीज़ें आपको समझनी होंगी, समय रहते समझनी होंगी, समय बीतने के बाद, समझने के बाद उसका कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए मैं एक शब्द कह रहा हूँ, धैर्य। अगर आप धैर्य के साथ तैयारी करते हैं तो आने वाले समय में आप जरूर सफल होंगे। और अगर धैर्य नहीं है, आप इस एग्जाम पे कूद रहे हैं, उस एग्जाम पे कूद रहे हैं, इस एग्जाम पे कूद रहे हैं, जो एग्जाम आ रहा है, जो फॉर्म आ रहा है उस पर कूद जा रहे हैं, तो शायद कूदते कूदते हम लोग अपना 10 साल बिता दिए। और 10 साल बर्बाद करने के बाद तब जाके जॉब लगी, जब दिमाग में आया कि भाई 1-2 परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। लेट होगा लेकिन 100% होगा, और हमें यही चाहिए कि हमारा लेट हो लेकिन 100% सिलेक्शन हो।
इसलिए कूदना मना है। अगर आपको नौकरी करनी है तो कूदना बिल्कुल भी मना है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर आपने अंत तक मेरा वीडियो देखा तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, एक छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा, और अगर हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। दोस्तों, धन्यवाद।